दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम अपनी जिंदगी की चौपट करने के लिए तैयार हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा कि चंद्र ने अभी तक तुम्हें यह नहीं सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे? बताओ, आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करे, दुनिया हमें कहाँ करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भरे हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात है न सुधी, सोने की पहचान आग में होती है, न लपटों में। अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हें व्यक्तित्व को बनाया है। तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है। यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेले, बाद में विजयी हो। तभी मालूम होगा सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम्हारी मेरी बाहों की सीमा में रही, मैं तुम्हारी पलकों की छांव में रहा, बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे, तो कायरता है हमें। मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलवाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंद्र के घुटनों में मुंह छुपा लिया। कहा, यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ। छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है। मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो? आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी? आज मैं अपने कान से सुनूं। बोलो सुधी, चंदन ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कतर निगाहों से चंद्र की ओर देखा, सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंद्र बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? बताओ, तुम्ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख, पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है? चाहो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा, बोली, इतनी जल्दी क्या है? अभी चंद्र, तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा। इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है या ना? चंदन ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदन के पैरों में अपने होठों को छू लिया और पलकों से तो आंसू छू पड़े। चंदन ने सुधा को उठा लिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा। सुधा, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंद्र पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई। फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंद्र भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंद्र के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया, उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छुपाकर चुपचाप लेटे रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंद्र ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंद्र की ओर देखकर सर झुका लिया, चली गई। सुधा सो रही थी। चंद्र के तलवों में उसकी नरम कारी सांसें गूंज रही थी। चंद्र बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा को नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली। वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट गई। जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप टल गई। सुधा उसके सिरहाने बैठी, उसे पंखा चल रही है।
उसने सुधा की ओर अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा। सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली। ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरना सत्र धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा, सोचने लगा कि सुधा बोली, कल आओगी कि नहीं? क्यों नहीं आऊंगा, चंदर बोला। मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली। पंखे की ओट में आंसू पहुंच लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था। उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी भी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि वह तकलीफ का ही एक रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवताओं की तरह था। सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा। वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिंती दोनों नहीं है। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है, वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ उससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं हमेशा तो उसे रख नहीं सकता, लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ उनका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया है कि धूप में तप जाएगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस चचलाहट से मुझे कैसा लगता है। वृद्ध पिता के कातिर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ। चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिंती वही एक चटाई बिछाई पड़ी सो रही थी। सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी थी। बिंती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था। चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिंती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लूट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिंती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे लेटे मस्ती किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा उसने कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहां दीदी रहेगी वह भी यहीं रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यहाँ कैसे कमरे में से रहे? वह मरेगी जहां मैं मरूंगी। लो, तुम्हें क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा, लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा ने आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या लूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दिया। कविताएं उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में भी तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पित्तल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। फिर कविता में भी तबीयत नहीं लगी। ताज्जुब है, केसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला, उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंसी अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती, बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती है। ये गिरताए मन के दर्द के आगे सभी फीकी है। फिर भी उन्हीं पूर्वजों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया। चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए चुके ही चुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार? सुधा, हमारे जेठ और सास आ रही है इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी उचितर सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा।
चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसके माथे पर बहुत ही करुण छाव। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करे चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए हैं। मजाक करते हैं तो व्यंग्य बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं सकते। चंदर उदास ना हो, बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालते हुए हाथ उठाया। हाथ में कालुच्चा लग रही थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है। सुधा वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल से पोंछ लूंगी। सचमुच आंचल में हाथ पहुंच कर बोली, चलो अंदर चले। उठ पिंती, पिलैया कहेगी। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई। उंगलियां तोड़ते हुए, चंदर सिर पर बहुत दर्द रहा है, मेरे सिर में दर्द नहीं होगा क्या? तो क्या इतनी तपिश में मोटर बना रही थी? पापा कितने दुखी हो रहे थे। आज तुम्हें इस तरह करना नहीं चाहिए। फिर फायदा क्या हुआ? ना ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो अब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती, चेहरे पर शिकस्त न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेटकर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ में लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन सुधा हंस, बचपन अब खत्म हो गया। चंदर ने बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम घबरा मत। मैं मृत्यु शैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चुपचाप सोचता रहा चंदर। बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता है। आज से सालों पहले जब पापा के पास आई थी तो मैंने कभी ना सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूमने चलाए। चलो चंदर ने कहा, चाहे बिंती को जगा लाए, वह कमबख्त अभी भी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिंती आंखें मलते हुए बगल की चटाई दाबे आई, फिर बरामदे में बैठकर सूंघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई, चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएंगे। चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चलाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा। उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भाई, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठने के लिए बोल रही हूँ। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो कि पीछे बैठने के लिए, जैसी पक्की में साइज बैठते हैं हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इटला रहा है, बिल्ली कही की। चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा और सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती इधर, चंदर उधर, सुधा। मोटर चली। बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला आ रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले में रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा, आज मन हुआ मिस पम्मी की अंग्रेजी कविताएं सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में मन नहीं लग रहा। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई, दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उसी दिन की घटना से याद में थी। सहसा धूप सुधा को जाने का ख्याल आ गया।
बिंती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के साथ बैठो, तो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर पर जब कभी कभी मिलते हो, बिंती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया, बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती गई। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पानुमा दफ्ती टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिंदी ने चेप कर मुंह चुका लिया। वह बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो कुटरुगु करके खर गुजा देती थी। जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की आशनाई और अंतरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। मम्मी बोली, आपको फूल से शौक है? हाँ हाँ, बिनती ने सिर हिलाकर बोला। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ पड़ गई। फूलों के बीच पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसा क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है। सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? अगर हमसे कोई अधिकार चेष्टा हो जाए तो मैं क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो हमेशा मुझ पर उतना अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो आज आप पीली नजर आती है। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी। शाम को लगा अगर आप कविता नहीं सुनोगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा तो बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार नहीं करती? उसे वाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं है। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठ जाते हैं। मैं और चंदर से वाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? मम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। मम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपने हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी। उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधों से वह टिक कर बैठ गई थी। किताब चंदर की गोद में रख थी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा की आंख के इशारे से मना कर दिया। मम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉर्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे, जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हें बोलती हूँ। आंखें जिनकी नीलियों में गहराई चमक अभिव्यक्ति है, मेरी निम्रमेश पलकों और चकते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती है। किसी की भी आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया, उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। मम्मी गाती गई, ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तो लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं,
क्योंकि मैं उधर एक टक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुणा सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था, चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतना अच्छा गाती है यह तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर भी कभी सुनाएगा? हाँ हामी शुक्ला, काश की बजाय लेडी रॉटन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर चले अब। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी आप फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है। चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान वापस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोशी उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमड़ते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था, अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास तभी उठाया फेंक दिया। बिंती को कभी फुलाकर उस पास बिठा लेती, कभी उसे दूर धकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवे में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर ने घोष ने बताया कि यह कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दे, तो सुधा ने कहा, नहीं मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ, तो सुधा ने बिगड़कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोर से हाफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया है कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और पेट बेचैनी रही और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि बस डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा, चंदर। जब कमरे में पहुंचा तो देखा सुधा आंखें बंद किए हुए लेटी है। बिंती उसके सर पर आइस पैक रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है, मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद और पलकों के नीचे अंगारों की छाव चनकर आ रही है। चंदर की हाइट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आगरे निगाहों से चंदर की ओर देखा। बिंती से बोली, बिंती इनसे कह दो जाए यहाँ से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ी गई हो ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, फिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ी हो। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई, अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंद्र की छांव से भी बचना चाहती है। तेज कड़वी हाफती हुई आवाज में बोली, बिंती इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंद्र चुप हो गया, एकटक सुधा की ओर देखने लगा। सुधा एक बात ने जैसे चंद्र का मन मरोड़ दिया। कितनी गहराई से आप बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंद्र ने बहुत आहत तो बहुत दुलार भरी आवाज से पूछा। मैं कहती हूँ जाओगे नहीं तुम? फुकार कर सुधा बोली, कौन हो तुम? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो, कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया? सुधा, पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल हो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई, हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, खेसू, पापा, डॉक्टर सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, खेसू कहती है तुम प्यार करती हो। तुम कुछ भी नहीं करते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, बजाय इसके कि तुम कुछ कहो। तुमने मुझे खुद इस भट्टी में धकेल दिया है। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी हाफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली,
चंदर ने बिंती की ओर देखा। क्यों बिंती? बिंती, मैं कुछ नहीं छुपाता। क्यों? मम्मी ने कल कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर मम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सी ज्वालामुखी तड़प उठता है। ऐसी बातें सुनकर तुम क्यों मम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी, सुधा चंद्र बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ, मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, दांत पीसकर सुधा बोली। मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। चाहते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से आइस फेंक दी। बिंती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। सोचने लगा, वह सुधा को क्या हो गया है? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया थी। सुधा बैठी, पंखा जल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता है तूफान शांत हो गया। पर यह क्या है? अनंत ने यह रूप कैसे ले लिया? क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है तब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा ने यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता आखिर अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा एक साधारण सी लड़की है जिसने प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा वह दोनों की क्या विलक्षण नहीं? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती है, साधना उन्हें आती ही नहीं। क्या उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था? क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह चंदर की हार थी। फिर सुधा ऐसी ही रही। चंदर सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा का घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी का संबंध एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग, दूरी का संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रखने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है? दूसरा रास्ता ग्रहित है, विनाशकारी है। क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिंती थी। क्या सोच रहे हो आप? बिंती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। बिंती, अंतर पर मैंने तो मैं एक देवता हूँ, सुधा कहती है। मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया, जाने क्या किया मैंने। क्या मुझे तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं है। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी? सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है। मुझे तो कभी बेचैनी और दुख मिल जाता है, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिंती, तुमसे अब कुछ नहीं छुपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दबाकर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाइयों से क्यों धकेल देना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिंती के ममता भरे स्पर्श से चंदर की आंखें छलछला उठी। जी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएगी, घबराने से काम नहीं चलेगा ना? आपको हमारी कसम। उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार है, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही है। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा कूद जा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींच कर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिंती वही खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों
से चंद्र की हथेलियां दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गर्म गर्म आंसू चलकर गालों पर फिसलकर चंद्र की हथेली भिगोते रहे। चंद्र चुप रहा, लेकिन सुधा आंसू नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए। जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। घंटा भर बहुत ही गहरी सांस ली, फिर उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंद्र? अच्छा, अब शाम हो गई, जरा लॉन पर चले। सुधा चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। पिंकी ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंद्र ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंद्र आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाओगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नर्क मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा क्यों बोलना दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई, बगल में नीचे चंद्र बैठ गया। सुधा ने चंद्र का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंद्र के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंद्र आज मैंने तुम्हें बहुत दुख किया है ना? क्यों? लेकिन क्यों जाने, दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंद्र के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। पिंकी उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ तो गवा रहेगी, ताकि बाद में चंद्र यह न कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। पिंकी बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वैनी पीठ पर खींचकर गोद में ढाल ली। बोली, चंद्र आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम ही बताओ चंद्र, अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ, नहीं संभाल पाती हूँ, तो यह कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंद्र, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं नहीं उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, इतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंद्र बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे कितना स्नेह करते हो, उसने मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती है। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंद्र कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है। आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुम सोचा है चंद्र। चंद्र कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती हुई उंगलियां रखती। सुधा कहती गई, चंद्र आज से कुछ ही महीने पहले जब खेसू ने मुझसे पूछा था तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया। कल पम्मी ने पूछा तुम चंद्र को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ कि तुम भी समझते हो, लेकिन यह ना तुमसे छिपा है ना मुझसे। तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज्यादा महान है। मैं बयान नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा तो यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुड़न थी, वह कहीं तो उतरती ही, वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहां भी असफल रही। और अंत में वह खींच अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना। वह खींच उतरी तुम पर। चंदन ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे, डांटने भी लगोगे। खैर आज मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ मुझे कितना संभल कर रहना है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनना होगा यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूंगी, सबल रहूंगी, सशक्त रहूंगी। जो रास्ता तुम दिखाओगे उधर ही चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ चंद्र, मैंने ब्याह कर लिया और वहां सुखी ना रह पाई, फिर वह भावना उपासना ना दे पाई, फिर तुम्हें दुख हुआ। तब चंद्र ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ उसे तुम मुझे तो वापस दे देती हो तो कोई ऊंची बात नहीं हुई।
अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामग्री दी कि मैं अपने जीवन को कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें यह स्नेह दूं जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है कि उसका जीवन इतना ऊंचा है कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है, मैं तुमसे इसी विश्वास की भीख मांगता हूँ। जी, मुझसे बड़े होकर चंद्र ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणें से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझा पगली कहीं की। थोड़ी देर चंद्र चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला। 3 रोज थे, सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। पिंती दवा लेकर आ गई। पिंती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंदन ने कहा। कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी। दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे, उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक तुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंद्र का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंद्र का मन अभी मारा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। पिंती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंद्र? कोई बात नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं? देखा पिंती, अभी अभी यह कह रहे थे कि अब देखो इन्हें। सुधा बोलती, हम अभी बताते हैं इन्हें, पिंती बोली, और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंद्र के ऊपर फेंक दिया। चंद्र चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या है बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसी, उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वह रे चंद्र बाबू, पिंती ने हंसकर कहा, दीदी ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही इनका मन ठीक रहेगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए, कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है। हाँ पापा, पिंती कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं। अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंद्र, पिंती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंद्र को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के दिन पहले ही से पिंती के घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक रहा था। यह बातों तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में पिंती ने चंद्र के बहुत से कागज पूरा कर फेंक दिए थे। आंगन धोते वक्त उसने चंद्र के कपड़ों को छींटे से तर कर दी थे। उसके बदले में चंद्र ने पिंती को डांटा था। सुधा देख देख कर हंस रही थी, कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी आ रही है हमारी सास। बैसाखी पुनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लीवा लाने गए थे। चंद्र बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत तब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी, क्योंकि जाने कैसे कब उसकी सास आ जाए। देख लो, बुआ उसे समझा गई थी। उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था। अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। पिंती कड़ी के लिए बेसन फेंट रही थी। महाराजन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई। किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुपे से खड़ी हो गई।
पीछे से चंदर के हाथ से अखबार लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली कि चंदर, हम ठीक है ना, ऐसे ही रहना, देखा तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुक गया, आंख छलका आई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं नहीं, झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी की कार ओपू सुनाई पड़ा। सुधा भागी। अरे यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। उन्हें अंदर ले आओ चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। पार्टी अब मसूरी चला गया है, वहां से उसने मुझे बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है, मैं तो आज ही जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना। पम्मी ने कहा, जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा। चंदर ने कहा, अच्छा विदा। पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली। बोली, तुम्हें तुम्हारी पलकों बहुत अच्छी लगती है, इनमें आंसुओं का स्वाद है। अभी रोई ही थी ना क्या? सुधा छिप गई। चंदर कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। पिंकी ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से कोड़े से खोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे। खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करने करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, यह हमारे शिष्य लड़के प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर। आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता म्युनिसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तुम नहाए ले सकरी, फिर चाय ठंडाए जाएगी, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी। शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वोटिंग रूम में नहा चुका, चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। खड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है, 2 बजे की गाड़ी से वहां चले जाना है, शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए और कुछ रुके नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माझी की तबीयत ठीक नहीं है, कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। पिंकी ने लाकर थाली रखी। चंदा ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई यह लोग हमारी तरह चूत बाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेते हैं, इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ये तो क्रिस्तान है, इमरो धर्म बिगाड़ थी आय के। बुआ जी बोली, बुआ जी ने ही यह शादी तय कराई थी। लड़का पता था, दूर के रिश्ते से वे कैलाश के शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए, कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंद्र की ओर देखकर बोले, आईना आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं आप खाइए, चंद्र ने तकलीफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा, खाओ। 2 कोर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम, कहो वो तो हमारी छोरी है, बिनती पहचानती ना, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे होगो। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूंगा, ज्यादा तड़क फड़क की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई।
सादी साड़ी धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रख कर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कड़ी चाहिए। शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई, कड़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रखती। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाह नीचे कर ली, चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के विकुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही है। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमने तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अब हिन कौन बैस हाँ गई, तो वो काहे नहीं बोहरिया ले आते। सुधी के अकेले मन न लगी। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्हें हाथ धोए खड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं, ये जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप। उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर के बाबू के बहुत हंसमुख थे, बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने में मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक ही नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है। उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे बढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई, उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही है ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों कह रही है? अब चंदर को याद थोड़े ही है, सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूंगी सुधा दीदी, इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे। ब्याह करने के बाद शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना, खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर छिप गया। बाजी कहीं की बहुत बेशर्म हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था, तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशर्म। हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा, मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी और उसे बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदरता मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, हम यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आज चाहते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं ही नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर ले। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे आपके बंगले में, एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी कुछ हौसले हैं। फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी नहीं अस्वीकार करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क फड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत ज्यादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसलिए इसे आप मान ही ले। फिर विवाह के बाद जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए ही रहा। कम समय का तो सौभाग्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए।
चंदर से हाथ मिलाया। शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी से माला हाथ में ली, उसे उलटकर पलटकर देखा, बोली, एक वो आए रहे जूताखोर। एक ठू कागज थमाए के चले गए, एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई। चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो उन्हीं के इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाएगी। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गाँव जाकर अनाज की बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाए, 15 दिन के अंदर लौट आए। आगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए। सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अंत सुबह शाम के नाश्ते में काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख दी। चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छेड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने किताब रखे जाने क्या देख रही थी। सामने वह माला पड़ी थी। चंदर गया, बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा की आंखें उठाई, चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब? सुधा चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के अशआर लिखे हैं जो घेसू सुनाती थी, सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा, कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ में कर नहीं सकता। आपकी क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेगी कि बस दीदी हमें भूलना मत, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए चिढ़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा। एक आंसू गालों पर फिसल ही गया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर यह आंसू कैसे? छी, यह माला सामने रखे क्या कर रही थी? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी, बतलाऊं? बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी, वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही है, कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज केसू नहीं है, मुझे केसू की याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो ना सके या कोई तुम्हारा हो ना सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मुझे भी हमारी हो ना सकी, तूफान भी हमारा हो ना सका। वाह वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज केसू होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था, क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था इतनी जल्दी चूहे के नीचे गर्दन डाल देनी होगी, पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी हुई। और महीने भर के बाद सुधा थोड़ी देर चुप रही। फिर और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी, उसने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों के नीचे झुके चुके हैं। याद है मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था, याद है चंदर? बिनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर ने बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने का क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, पढ़ो। हाँ, सो तो ही देवता मेरे, कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ जाती हैं। मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं, जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंदर जब
मैं वहां रहूंगी, तुमसे दूर तो इन्हीं सब मृत्यु के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें यह दिन याद है जब मैं घिसू के यहाँ नहीं जा पाई थी? उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बने रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही हूँ, लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है, बदले में कुछ नहीं देती। जाओ, चलो लॉन पर चले, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। उदास टिमटिमाते हुए सितारे ने देखा कि चंदर सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं के अवशेष नमी चिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया, बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बराती हल्दी के हाथों से छापे लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी। सबसे बंदर वाले कमरे में सुधा सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई। वहां एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई, जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया। उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर काम करते थे। पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकालवा कर साइबान में लगवा दिए गए। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतले प्याले वगैरह रखे गए। पूजा वाले कमरे में शक्कर की तरकारी अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआजी महाराजन बिनती घंटे भर बहस हुई। लेकिन जब बुआजी ने बिनती से कहा, अपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी अस जबान चलाए लियो, अब हिन हर काम में काहे टांग अड़ावत है, तो बिनती चुप हो गई। अंत में बुआजी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआ की जुबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज थे। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई, बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा चनवाया, सूजी दरवाई, परी मुंगोरियो डलवाई, चावल की कचौड़ियां बनवाई, सबको अलग खटरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआजी महाराजन तथा गांव की महारिन ढोलक लेकर बैठ जाती, गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखवाती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती। 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती। रात भर जाग जाग कर दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तू इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो मिंती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगील उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास तब अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों में चमक धीरे धीरे कुमहला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी, वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था। लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती, सुधा से इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते थे। जब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती, उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे, सच्ची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस ना होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते थे, सुधा ने खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती थी हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी नहीं किया था अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनी अफसर के यहाँ,
पुलिस बैंड ठीक कराने, पुलिस लाइंस अर्जी देने, मजिस्ट्रेट के यहाँ रुपया निकलवाने, बैंक शमियाने का इंतजाम करने, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम करने, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या। जब पूरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता ताकि वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता, सुधा के आंसू पहुंचकर बैठती, एक टूटी टूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं, खाती क्यों नहीं। चंदर इससे ज्यादा गर्मियों में भी कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर में चंदर की ओर प्रतिपाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़कर पत्तर रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी, ब्याह को अब कुछ सप्ताह दिन बचे थे। चंदर सुबह 6 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र लिफाफा भरे हुए आया, स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहा, उसे बुला लाओ। सुधा आई, सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा, बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कर आए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है। अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे कांटे पड़ गई हो। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी, जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का। सुधा ने कहा, बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई है। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का। क्षमा करना, मैं भूल गई थी, मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की होठ में आंसू पोंछ लिए। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी। फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या, छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखे। चंदर के एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिख कर कहो, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइए जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो जाऊंगी अपने यहाँ, उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुरा मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली, चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वही कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। जाओ सुधा, आज कार्ड लिखते हैं जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी ना कर सके। अब क्या करना है चंदर, जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूँ, अभी कुछ और बाकी है क्या, बता दो, वह भी कर डालूं। अब रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। पिंकी ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के, बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, यह भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई तो अब तो टांग तोड़ दूंगी, बाजी कहीं की। पिंकी ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुमार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया है सुधा। चंदर चला गया।